आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है, और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है, और जो हिंदुस्तान में इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये
वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की पेंशन स्कीम पे क्या स्ट्रेटेजी है। मगर जनरली कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है कि भाई अगर राजस्थान करना चाहता है और हरियाणा हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो। हम वीटो पावर मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है। और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। और दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं। और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। ये आइडिया अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही। मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है।